बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने चैप्टर 4 नाइन्थ बायो में मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। मियोसिस हमने देखा कि आपके पास एक नहीं दो सेल डिवीजन का नाम है। एक मियोसिस 1 है और दूसरा मियोसिस 2 है। हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं। इन दोनों में ज्यादा सिग्निफिकेंस मियोसिस 1 की है और मियोसिस 1 जो है इसमें चूंकि क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है, जो कि अभी इस स्टेज में हम पढ़ेंगे, इसलिए हम इसे रिडक्शन फेस बोलते हैं। ऐसा ही है। सेकंड, हम देखते हैं कि आपके पास मियोसिस में भी ना, मियोसिस 1 में ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस प्रोफेस 1 है। इसमें असल में क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करना है। वो अपने सेगमेंट्स कैसे एक्सचेंज करते हैं, पहले आप देखते हो कि आपके पास क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं। कौन से? जो सिमिलर हैं, इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आके एक दूसरे के साथ बाकायदा फिजिकली अटैच होते हैं, हम कहते हैं इनके पेयर बन रहे हैं। इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। अब जब क्रोमोसोम अटैच हो गए हैं और पेयर बन गया है, फिर हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ना, ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ यूं रैप करते हैं, यूं पड़े हुए हैं और आके यूं रैप कर जाते हैं। जिस जगह ये रैप करते हैं, क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्यास्मेटा। और ये वो पॉइंट होता है जहां पे क्रॉस सेगमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाकायदा एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर अब असल में कर क्या रही है, ये इन क्रोमोसोम्स को पेरेंट क्रोमोसोम से डिफरेंट बना रही है। ये देख रहे हो कि पेरेंट क्रोमोसोम और ये जो क्रॉसिंग ओवर के बाद वाले क्रोमोसोम है, इनमें फर्क आ चुका है। यही वो फर्क है जो मियोसिस के नतीजे में बनने वाले न्यू ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट से जुदा करता है। और हम कहते हैं कि इस प्रोसेस से वैरायटी आ रही है। वैरायटी कैसे आ रही है? जेनेटिक मटेरियल में वैरायटी लाई जा रही है, इसलिए हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है। नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो हम इसके लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का वर्ड भी यूज करते हैं। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है प्रोफेस 1 में। आगे हम आए तो अगला काम सिंपल है, जैसे माइटोसिस में था कि ये जो अब आपके पास पेयर्ड क्रोमोसोम है, मैंने इंडिविजुअल नहीं बनाए, पेयर्ड, इन्हें अब हमने सेल के सेंटर में मेटाफेस प्लेट पे अरेंज करना है। और इसकी सिग्निफिकेंस है कि हम क्यों यहां पे पेयर्स की फॉर्म में इन्हें अरेंज कर रहे हैं। अब हम आएंगे एनाफेस पे, जहां पे आपके पास ये होमोलोगस पेयर अलग होगा। एक क्रोमोसोम में जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अलग नहीं होंगे। तो हम कहते हैं जो मियोसिस का एनाफेस 1 है, ये माइटोसिस के एनाफेस से डिफरेंट है। यहां पे कुछ डिफरेंट होगा। वहां माइटोसिस के एनाफेस में एक ही क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये एक दूसरे से जुदा हो गए थे जब स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट किए थे। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पे फिर क्या होगा, असल में जो होमोलोगस पेयर है, इस पेयर को सेपरेट किया जाएगा। अब जरा पीछे याद करो, मेटाफेस में हम पढ़ के आए हैं कि माइटोसिस के दौरान क्या था कि उसके मेटाफेस में हर क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स थे, एक सेल के एक साइड से और दूसरा दूसरी साइड से। यहां क्या होता है कि आपके पास एक पेयर में जो एक क्रोमोसोम है उसके साथ एक ही साइड से स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। और यही वो वजह है कि आपके पास चूंकि क्रोमोसोम के साथ एक ही साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच है, अब एनाफेस में जब ये स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो आप देखोगे कि आपके पास यहां पे पेयर, क्रोमोसोम का जो पेयर है ये अलग होगा, ना कि माइटोसिस की तरह सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे। यही आपके पास रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम करवाएगा। जो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होनी है वो एनाफेस ने करवानी है। और आपके पास
अब बेशक पेयर अलग हो गया है, लेकिन इस पेयर के अलग होने के बाद जो आपके पास क्रोमोसोम सेल्स के दो साइड्स पे गए हैं, अगर आप हर क्रोमोसोम को देखो तो आपको इनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी अटैच मिलेंगे। माइटोसिस में हमने देखा था वहां सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए हैं, यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं सेंट्रोमेयर। ये देखो, ये आपके पास सेपरेशन हो रही है। हर क्रोमोसोम को एक ही साइड से स्पिंडल फाइबर ने आके पकड़ा हुआ है, और जब वो कंट्रैक्ट किए हैं तो आपके पास पेयर अलग हुए। पेयर अलग होने से क्या हुआ, हाफ क्रोमोसोम सेल की एक साइड पे चले गए हैं और हाफ क्रोमोसोम सेल की दूसरी साइड पे चले गए। असल में हमने वो जो 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर थे उन्हें जुदा कर दिए। 23 एक साइड पे आ जाएंगे और 23 दूसरी साइड पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास एनिमेशन है। एनिमेशन इसलिए जरूरी है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हो, 2D देख रहे हो, इसको जरा 3D भी विजुलाइज करने की कोशिश करो। जो बच्चे QR कोड में वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करें, स्लाइड में ये जो पीपीटी के अंदर ही आपके पास वीडियो अटैच है, इसको देखें। चलें जी, आगे हम आते हैं टीलोफेज 1 पे। हमारे पास जो सेल है इसमें क्रोमोसोम्स हाफ हाफ करके सेल के दो हिस्सों में अरेंज हैं। अब माइटोसिस के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि टीलोफेज में ऑलमोस्ट हम कहते हैं जो कुछ प्रोफेज में हुआ था इसका रिवर्स होगा। यहां भी ऐसे ही है कि बहुत सारे इवेंट रिवर्स होने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे या जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हुआ था। यहां आप देखोगे कि अब ये दोबारा से डीकंडेंस हो जाएगा जब वो सेल के ऑपोजिट एंड पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी सेपरेशन हो चुकी है। वो जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये असल में इन क्रोमोसोम्स को मूव करके लाए हैं सेल के ऑपोजिट एंड्स पे। ये स्पिंडल फाइबर्स आहिस्ता आहिस्ता डिसऑर्गेनाइज होंगे। आपके पास वो जो क्रोमोसोम का सेट बना है जो अब डीकंडेंस होता जा रहा है, इसके राउंड आप देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, और जब न्यूक्लियस बन जाएगा तो आप देखोगे कि उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास टीलोफेज 1 जब एंड होगा तो दो डॉटर सेल बन चुके होंगे। कब? जब टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस भी होगी, क्योंकि आप प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, इसके बाद एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 जो पढ़े हो, ये कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस की डिवीजन है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, लास्ट स्टेप में साइटोकाइनेसिस होगी, जो हम माइटोसिस में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेंटर से पिंच करती है, क्लेवेज फ्रो बनती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन सेंटर से मूव करती करती आके मर्ज करती है और एक से दो सेल बना देती है। ठीक है, ये वही चीज कि क्लेवेज फ्रो के थ्रू हो रहा है। और प्लांट में हमने पढ़ा था कि वहां पे चूंकि सेल वॉल है, तो वहां फिर आप देखते हो सेल के सेंटर में गोल्जी वेसिकल्स आके फ्यूज करती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम सेल प्लेट बोलते हैं। और ये जो सेल प्लेट है ये अल्टीमेटली जाके सेल की वॉल के साथ अटैच होती है और एक सेल को दो में डिवाइड कर देती है। ये देखो एनिमल सेल को, कि आपके पास जब क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होके सेल के दो हिस्सों में आई तो हर सेट के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी, स्पिंडल फाइबर डिसऑर्गेनाइज हुए। यहां पे हम सिर्फ सेंट्रियोल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास साइटोकाइनेसिस हुई और आपके पास एक सेल से दो सेल बन गए। ये जो दो सेल बने हैं ये अपने पेरेंट सेल के बरक्स ऑपोजिट हेप्लॉइड सेल्स हैं। अब ये जो हेप्लॉइड सेल हैं ये दोनों एंटर होंगे मियोसिस 2 में, और हर सेल के साथ आप देखोगे सेम प्रोसेस रिपीट होगा। इसमें भी मियोसिस 2 होगी, वही आपके पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, इसमें भी यही होगी। हम एक सेल को लेकर चलेंगे, जो इस एक सेल के साथ हो रहा होगा ऑब्वियस सी बात है वही काम दूसरे सेल के साथ भी वहां पे हो रहा होगा। लेकिन आप देखोगे कि ये जो हेप्लॉइड सेल मियोसिस 2 में एंटर हो रहे हैं इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद को मजीद कम नहीं किया जाएगा।
क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखे जाएंगे, उनमें मजीद वेरिएबिलिटी या चेंज नहीं लाया जाएगा। इसीलिए हम ये जुमला बोल देते हैं कि मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस है। अब जरा आप लोगों ने लास्ट स्टेप में टीलोफेज 1 को भी देखना है। वीडियो को पॉज करें और स्लाइड में इस वीडियो को आप प्ले करें। चलें जी, आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अंडरस्टैंड हो गई है। अब हम इन सेल को मियोसिस 2 में लाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि माइटोसिस हो रही है या मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रही है। दोनों ही सेल डिवीजन की टाइप्स है ना। तो जब भी सेल ने डिवाइड करना है, इससे पहले वो इंटरफेज में से गुजरते हैं। जिस तरह माइटोसिस के दौरान वो इंटरफेज से गुजरा था, मियोसिस 1 के दौरान वो इंटरफेज से गुजरा था, बिल्कुल इसी तरह आप देखोगे कि मियोसिस 2 में जाने से पहले भी सेल इंटरफेज 2 में से गुजरेगा। कौन सा सेल? जो अभी अभी मियोसिस 1 के बाद बना है। लेकिन अब फर्क आने लगे। पहले हमने देखा था कि आपके पास माइटोसिस का इंटरफेस था या मियोसिस 1 का इंटरफेस था, स्टेजेस सेम थी, G1 फेस, S फेस और G2 फेस, और आपके पास सेल अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। यहां पे अब एक चेंज आने लगा है जो आपने पिक करना है और अंडरस्टैंड करना है। कहता है आपके पास इंटरफेस 1 जो हुआ था मियोसिस 1 से पहले, जिसमें हमारे पास सेल S फेस में से गुजरा था, और S फेस में से जब वो गुजरा तो हमने देखा था ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर आपको डायग्राम याद हो, इनमें डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी और ये इस शक्ल में आ गए थे कि हर क्रोमोसोम के पास उसका सिस्टर क्रोमेटिड बन गया था। कब? जब वो S पेयर में से गुजरा था, S फेस में से गुजरा था। ये बात समझ आई कि आपके पास इंटरफेस 1 में जब होमोलोगस पेयर एंटर हुए S फेस में तो उनमें सिस्टर क्रोमेटिड नहीं थे, लेकिन जब वो S फेस कंप्लीट हुआ तो पेयर के हर क्रोमोसोम का एक रेप्लिका बन चुका था, जिसकी वजह से हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे। अब जरा थोड़ा सा रियलाइज करो, अभी हम देख के आए हैं यही वो पेयर है जो मियोसिस 1 के दौरान अलहदा हुआ है। ऐसे ही है कि आपके पास ये जो पेयर था मियोसिस 1 के नतीजे में क्या हुआ है, ये पेयर एक दूसरे से अलग हो गए। और हमने ये चीज वहां हाईलाइट की कि जब क्रोमोसोम डिवाइड हुए हैं तो इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अभी भी इकट्ठे अटैच हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हुए। अब जो सेल इंटरफेस 2 में आया है ठीक है, जो सेल इंटरफेस 2 में एंटर हुआ है, इसके क्रोमोसोम इस शेप में है, यानी हर क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद है। अब लॉजिक समझ नहीं आती कि ये क्यों एस फेस में से दोबारा जाए। अब अगर आप इसे एस फेस में से दोबारा गुजारते हो तो ये क्या चीज बनेगी? कुछ इस तरह की चीज बनेगी। ये तो एक एबनॉर्मल सी चीज बन जाएगी। हम तो ऐसा नहीं चाहते कि कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाए। समझ रहे हो कि एस फेस का ज्यादा से ज्यादा काम ही इतना है कि आपके पास हर क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड बना दे, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। इसलिए आप देखोगे कि जो सेल मियोसिस 2 में से जाते वक्त इंटरफेस 2 से गुजरता है उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। आसान अल्फाज में इंटरफेस 2 में एस फेस नहीं है कि इसका जो क्रोमोसोम है ये एस सच ही रहता है। हां, बाकी स्टेजेस में G1 और G2 में ऐसा ही होगा कि वो जो अभी सेल बना है साइज में छोटा है, तो ये G1 फेज के दौरान आप देखोगे इसमें ग्रोथ होगी, इसका साइज नॉर्मल सेल जितना होगा, ताकि ये जब डिवाइड करे तो ये इजीली डिवाइड कर सके। इतना सेल, इसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए, और वो काम G1 फेज में कर दिया जाएगा। G2 फेज जो है ये भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो आपके पास इंटरफेस 2 जो है ये कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट फेस होता है। ना ये माइटोसिस वाले इंटरफेस की तरह होता है और ना ही ये मियोसिस 1 के इंटरफेस 1 की तरह होता है। इसमें बस ये किया जाता है कि सेल को जल्दी से मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर किया जाता है और इस दौरान उसके डीएनए को रेप्लिकेट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसके क्रोमोसोम्स की तादाद ऑलरेडी हाफ हो चुकी है। मजीद हमें इसके बाद क्रोमोसोम्स को कम नहीं करना।
जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है मियोसिस 2 के, उतने ही क्रोमोसोम मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद डॉटर सेल्स में होंगे। आई होप आप ये पॉइंट पिक कर रहे हो। सिंपली सेल क्या हुआ, साइज में ग्रो किया और मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर हो गया। सेल आ रहा है अब मियोसिस 2 में। हम ये सारे पॉइंट्स दोबारा भी रिपीट करेंगे, आपने मेरे वर्ड्स जो है वो अपने जहन में याद रखने। कहते हैं मियोसिस 2 जो है ये ऑलमोस्ट आपके पास जो माइटोसिस वाले इवेंट्स है ना, उन्हीं का मिरर है। वही कुछ कर रही है जो आपने माइटोसिस में देखा था। कैसे, अभी हम देख लेते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट ये वैसी ही है जैसे माइटोसिस है। फर्क सिर्फ ये आ गया है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी में देखोगे तो वो सेल जिसमें माइटोसिस हो रही है वो डिप्लॉयड है। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर हम देखें कि वो सेल जिनमें माइटोसिस होती है वो डिप्लॉयड है। यहां सिर्फ ये फर्क आ जाता है कि मियोसिस 2 जिन सेल्स में हो रही होती है वो हैप्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस 1 के नतीजे में बने हैं और उस दौरान इनने क्रोमोसोम हाफ कर दिए गए। तो आप कहोगे कि ये बिल्कुल माइटोसिस वाला ही प्रोसेस है, फर्क सिर्फ ये आ गया है कि यहां पे जो सेल्स इंवॉल्व हैं ये हैप्लॉयड सेल्स, और इनमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी तक अटैच हैं इन्हें एक दूसरे से हमने सेपरेट करना है, जैसे हम माइटोसिस में करते हैं। और अल्टीमेटली हमारे पास 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे। 2 तो बन गए मियोसिस 1 के बाद। अब वो 2 सेल जब मियोसिस 2 में से गुजरेंगे तो हर सेल डिवाइड करके टोटल 4 हैप्लॉयड सेल बना देगा। ये ले जी, सेम फेसेस है, सेम नेम है, बस हमने क्या किया है, साथ 2 लगा दिया है। प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2। एमसीक्यूज में बड़ा ध्यान रखना है, चीजें बड़ी सिंपल है, हम स्मूथली इनको गो थ्रू करने जा रहे हैं। प्रोफेस 2 क्या होगा? कहता है बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे माइटोसिस का प्रोफेस है। यानी आपके पास क्रोमोसोम जो अभी पीछे डीकंडेंस हुए हैं ये दोबारा कंडेंस होंगे। जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आएगा। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो टूटना शुरू होगी ताकि वो डिसअपीयर हो। ये जो सेंट्रियोल इकट्ठे पड़े हुए हैं आप देखोगे कि ये एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू करेंगे और इनके दरमियान जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज होंगे, और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक हो गया, इसे आप कह रहे हो ये प्रोफेस 2 है। ये एग्जैक्ट वही कुछ हो रहा है जो हमने माइटोसिस के प्रोफेस में पढ़ा था। अगला काम हमें सिंपल है कि अब एक दफा वो जो क्रोमोसोम अपीयर हो गए हैं और वो प्रोफेस में या प्रोफेस 2 में रैंडमली पड़े हैं, उसे अब हमने सेल के सेंटर में आके अरेंज करना है। और हमने जब सेल के सेंटर में उन्हें अरेंज किया तो सेंटर पॉइंट को हमने कहा ये मेटाफेस प्लेट है जहां पे क्रोमोसोम्स अलाइन कर रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, मेटाफेस 1 जो था जब हम उसे पढ़ रहे थे तो यहां पे एक नहीं पेयर था, 2 क्रोमोसोम्स इकट्ठे पैरेलल एक दूसरे के साथ अरेंज थे। लेकिन जब आप मेटाफेस 2 में आए हो तो आप देखो अलग अलग सिंगल सिंगल क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं। वहां चूंकि पेयर था तो एक क्रोमोसोम को एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच था। यहां चूंकि सिंगल क्रोमोसोम है तो आप देखो एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स हैं, एक सेल की एक साइड से आ रहा है, दूसरा सेल की दूसरी साइड से आ रहा है। और अब हमें यहां पे ये लॉजिक समझ आती है कि क्यों एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं, क्योंकि अगले फेज में हमने इस एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना है। कहता है आपके पास सिंपली क्रोमोसोम लाइन अप हुए हैं सेल की मेटाफेस प्लेट जिसे हम इक्वाटोरियल प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आके काइनेटोकोर रीजन जो है क्रोमोसोम का वहां आके अटैच हो गया और जो आपका क्रोमोसोम है इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पड़े हुए और अब ये आ रहे हैं एनाफेस 2 के अंदर। एनाफेस 2 में अब आप देखोगे ये स्पिंडल फाइबर जब अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ कंट्रैक्ट करेंगे तो ये इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि जो सेंट्रोमेयर है जहां पे ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हैं ये स्प्लिट कर जाएगा। जब ये स्प्लिट करेगा तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हमने माइटोसिस के एनाफेस में भी ऐसे ही पढ़ा था। ये जो अब क्रोमेटिड्स अलग हुए हैं ना, ये हर क्रोमेटिड अब अपने अंदर एक पूरा क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम के तौर पे बिहेव करेगा। तो देखो आपके पास 2 क्रोमोसोम है,
एनाफेज 2 के बाद यहां भी 2 क्रोमोसोम है, यहां भी 2 क्रोमोसोम। इस तरह से क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन किया जाएगा और ये अल्टीमेटली सेल के ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करते जाएंगे। और टीलोफेज में आके आप देखोगे कि सेल के 2 एंड्स पे ये क्रोमोसोम्स के सेट बन चुके होंगे और आपके पास 23 क्रोमोसोम इधर होंगे, 23 इधर होंगे। हम चूंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए मियोसिस 2 में 2 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं, तो ये देखो 2 ही क्रोमोसोम यहां है, 2 ही यहां है और 2 ही क्रोमोसोम उस सेल में थे जो मियोसिस 2 में एंटर हुआ था। तो देखो आपके पास सेल डिवीजन के बाद भी क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहे। तो ह्यूमन सेल की जब हम बात करेंगे तो मियोसिस 1 के बाद जो सेल बनेगा वो 23 क्रोमोसोम वाला हैप्लॉइड सेल होगा। वो सेल जब आपके पास मियोसिस 2 में आएगा तो उस सेल की डिवीजन से जो 2 नए सेल बनेंगे, हर सेल के अंदर अगेन 23 क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर मजीद चेंज नहीं किया जाएगा। टीलोफेज में क्या होने लगे? प्रोफेज के ऑपोजिट। वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था, यहां रीअपियर होगा। वहां पे क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, यहां आप देखोगे ये डीकंडेंस होंगे। वहां पे स्पिंडल फाइबर्स ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए थे, यहां आप देखोगे कि वो नजर ही नहीं आ रहे, वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होते हैं? साइटोकाइनेसिस 2। जब आपके पास एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, अगला काम यह होगा कि साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड किया जाए। और जब साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाएगा, हर सेल 2 सेल बनाएगा। तो आपके पास चूंकि 2 सेल मियोसिस में आए थे, तो अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ठीक है, और हर जो आपके पास सेल होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा अपने पेरेंट सेल से। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि मियोसिस 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। क्रोमोसोम्स जो है इन्होंने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए हैं। ये जो आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, ये असल में गैमीट्स हैं। और ये जो गैमीट्स हैं, इनमें से अगर आप मेल की बात करो वहां स्पर्म है, फीमेल की बात करो तो वहां एग है। ये फर्टिलाइजेशन के दौरान आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं और मिलके दोबारा से डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब जरा यहां पे मैं आपको इसकी एम्फोसिस करना चाह रहा हूं। हम जब मियोसिस पढ़ते हैं ना, तो हम शुरू में यह बात करते हैं कि मियोसिस ऐसा फेज है जहां क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि मियोसिस वो प्रोसेस है जहां क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखे जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि एक जनरेशन में जितने क्रोमोसोम नंबर हैं, अगली जनरेशन में भी क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहने चाहिए, हाफ या डबल नहीं होने चाहिए। लेकिन साथ ही हम कह देते हैं कि जो मियोसिस 1 है ना, ये तो असल में रिडक्शन डिवीजन है, ये तो क्रोमोसोम की तादाद हाफ कर देती है। तो ये क्या बात हुई? एक लम्हे हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने हैं, अगले ही मोमेंट हम कहते हैं नहीं जी, मियोसिस 1 में तो हाफ हो जाते हैं। वो हाफ क्यों होते हैं? ये असल में मियोसिस की सिग्निफिकेंस है। ये देखो, ये आपके पास जब हाफ हुए तो हाफ होके मियोसिस 1 ने 2 हैप्लॉइड सेल बनाए। ये जो 2 हैप्लॉइड सेल हैं, इनमें जब मियोसिस हुई तो इन्होंने 4 हैप्लॉइड सेल बना दिए। अब एक हैप्लॉइड सेल आएगा मेल से, और लेट्स से कोई फीमेल है, वहां से दूसरा हैप्लॉइड सेल आया। ये 2 हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज करेंगे तो ये फ्यूज करके दोबारा जाइगोट बना देंगे, और यही जाइगोट ग्रो करके एक पूरा ह्यूमन बीइंग बना देगा। तो देखो, हमारी जो हमसे पहली जनरेशन थी, जितने क्रोमोसोम नंबर उसमें हैं, उतने ही क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हुए हैं। और ऐसा तभी मुमकिन हुआ है जब मियोसिस 1 में उनकी तादाद हाफ की गई थी। अब जरा इमेजिन करो, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ ना की जाती, ये भी डिप्लॉइड होते, ये भी डिप्लॉइड होते। तो जब 2 डिप्लॉइड सेल मिलते तो ये कुछ और ही चीज बनती, ये डिप्लॉइड ना बनती, बल्कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुके होते। ठीक है, हम में 46 की बजाय शायद 92 क्रोमोसोम होते, फिर हम नॉर्मल ह्यूमन ना होते। ठीक है, तो यही चीज आपके पास इस सारे प्रोसेस में मेंटेन की गई है, और एंड पे उसको समराइज कर रहा है कि यही वो चीज है जिसने हमारी जिंदगी को बरकरार रखा हुआ है कि हम हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। असल में इस प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैंने आपके पास
सारी समरी दे दी है मियोसिस 2 की, हर सेल की। ये भी मियोसिस 1 में बना, ये भी मियोसिस 1 में बना। तो यहां पे हमने दोनों को इकट्ठा दिखा दिया कि किस तरह मियोसिस 1 में बनने वाले 2 सेल एट द एंड 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वीडियो है, इसको बच्चों आप लोग खुद देख लेना। टाइम हमारा कंक्लूड हो रहा है। एंड पे एक पैराग्राफ भी है जिसमें मैंने थोड़ा सा मुआवजा किया है आपकी आसानी के लिए, ताकि जब आप वर्कशीट करो तो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छे से खुद को तैयार कर सको। क्या वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं? किन्हें? माइटोसिस और मियोसिस को। अगर इनमें सिमिलैरिटीज हैं कुछ जगहों पे, तो इनमें बहुत वाज़ेह डिफरेंस भी है। कहता है मियोसिस में हमने अभी देखा कि क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम टेट्राड बोलते हैं, और इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। जबकि माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और यही वो वजह है कि मियोसिस के नतीजे में आप देखते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। ठीक है, आगे सिंपल यही चीजें हैं। इसको मैंने कंसेप्ट को लिंक किया है एवोल्यूशन के साथ। एवोल्यूशन क्या कहती है, ये हम बातें पढ़ के आए हैं चैप्टर 1 में, कि लाइफ आज जिस तरह से वेल डेवलप होके इवॉल्व हुई है, शुरू से ऐसी नहीं थी। शुरू में सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई हुए हैं और डेवलप किए हैं। ये है एवोल्यूशन। अब हम ये कहते हैं कि अगर एवोल्यूशन हुई है, जो हम मानते हैं साइंटिफिकली, तो फिर हमें जवाब देना है। उसका जवाब हम ये देते हैं कि असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें हुआ है वो मियोसिस का काम हुआ है, कि मियोसिस की वजह से हर जनरेशन पहली जनरेशन से चेंज होती थी। अगर तो ये चेंजेस ऐसी होती थी कि वो हमें एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में हेल्पफुल थी, तो हम ज्यादा बेहतर सरवाइव करते थे। अगर ये चेंजेस ऐसी होती थी जो हमें सरवाइव करने में मदद नहीं देती थी, तो हमारी पॉपुलेशन कम होती जाती थी। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मियोसिस के नतीजे में जो चेंजेस हुई हैं वो एक पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही हैं, दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आता गया। तो उस चेंज में, जिसे आप एवोल्यूशन कह रहे हो, इसमें मियोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी वजह से आप देखते हो कि आपके पास दुनिया पर वैरायटी ऑफ लाइफ मौजूद है। ठीक है, ये एट द एंड मैंने ओवरऑल सारा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास आगे एसएलओ आएगा डिफरेंस का, तो समरी भी जरूरी है। अगर हम कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं तो हमारे लिए यही वो चीजें हैं जो हमें लास्ट नाइट एग्जाम से पहले चीजों की रिवीजन में हेल्प करती है। ये ले जी, हमारा ये एसएलओ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस हमने पहले ही समझ लिया था, और मियोसिस हम अब समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़नी है। आई होप कि आपको यह प्रोसेस क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के साथ भी लिंक करता है, लेकिन मैंने इस चीज की कोशिश की गई है कि आप लोगों की 9th में ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना दी जाए, कि फर्स्ट ईयर में जब आप आओ तो आप ऑलरेडी ये चीजें सारी बहुत हद तक डिटेल में पढ़ चुके हो 9th में। आपने वीडियो के साथ दी गई वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम आने वाले साल में जो नया एसएलओ बेस्ड एग्जाम है उसके लिए तैयार हो सके। कल तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।